गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे लखनवी अंदाज, यशपाल जी की व्यंग्य रचना है। उसमें आगे चलते हैं। तो नवाब साहब लेखक से पूछ चुके हैं कि खीरा खाना पसंद करेंगे क्या। तो लेखक उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आप ही खाइए। फिर आगे नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा। जब इन्होंने मना कर दिया लेखक ने, तो नवाब साहब ने फिर से एक बार खिड़की के बाहर देखा और जैसे कि दृढ़ निश्चय करते हैं कि नहीं, अब मैं ये काम करूँगा ही, वैसे ही खीरों को नीचे रखा। तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, तौलिया ऐसे झाड़ा और सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। खीरों को उठाया, लोटा से लेकर के बाहर, खिड़की के बाहर ऐसे करके धो लिया और फिर तौलिए से उसको पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलियों पर सजा दे गए। धो लिया, फिर उसको ढंग से छीला। फिर पहले तो उसका वो सिर काट करके उसको ऐसे ऐसे रगड़ करके उसमें से झाग निकाला, जैसा घर में देखते होंगे आप भी करते हुए कि उस पर नमक वगैरह भी लोग डाल के रगड़ते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। ऐसा माना जाता है कि उससे उसकी जो तिक्तता होती है, जो तीता स्वाद होता है उसका, वो खत्म हो जाता है। तो उन्होंने वही किया। फिर उसको बड़े एहतियात से छीला ताकि उसका गूदा नहीं छिल जाए, सिर्फ छिलका ही उतरे। तो उसको बड़े ढंग से, बड़े सावधानी से उसको छीला और फिर उसको चीर करके उसके फाकों को, जो उसके टुकड़े बने, उसको तौलिए पर सजाते गए। मतलब ऐसे अगल बगल में सजा करके रखा। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो खीरा बेचते हैं उनको पता होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। वो खीरे के साथ लाल मिर्च और जीरा और काला नमक, ये सब का मिश्रण एक पुड़िया बना करके रखते हैं, वो ग्राहक को देते हैं खीरों के साथ। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। ऐसे ऐसे छिड़काव कर दिया उस पर, वो नमक और लाल मिर्च की सुर्खी मतलब लाली। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। वो जो ये सारा काम कर रहे थे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो जो भी कर रहे थे उसमें जो खीरे का स्वाद है उसकी कल्पना करके उनके मुंह में पानी आ रहा था। मतलब उनके जो जबड़े हिल रहे थे या जो चेहरे पर भाव भंगिमा आ रही थी, उससे ये पता चल रहा था कि खीरे को खाने की कल्पना कर रहे हैं और मुंह में पानी आ रहा है। रसास्वादन की कल्पना से प्लावित होना मतलब पानी भरना, तो उनके मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। लेखक सोच रहे हैं कि रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों से की नज़रों से बचने के ख्याल में असलियत पर उतर आए हैं, खा तो खिया ही रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा एक अच्छी किस्म होती है खीरे की। तो इन्होंने कहा कि फिर से एक बार नवाब साहब ने कहा कि वल्लाह, शौक कीजिए, बड़ा अच्छा है ये लखनऊ का बालम खीरा है, खाइए, मज़ा आ जाएगा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब लेखक भी उसकी जो स्थिति थी, जो उस पर नमक वगैरह डाल देने से पानी छूट रहा था थोड़ा थोड़ा, तो इनके मुंह में भी पानी आ रहा था, तो इनको भी थोड़ा लालच हो रहा था, लेकिन एक बार इनकार कर चुके थे तो अब आत्मसम्मान की बात थी, तो फिर कैसे कहते कि लाइए खा ही लिया जाए। तो इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमज़ोर है, किबला सौख फरमाए।
इन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी मेरी इच्छा नहीं है और मुझे ज़रूरत भी इसकी महसूस नहीं हो रही है, और मैदा भी थोड़ा कमज़ोर है। मैदा मतलब पेट थोड़ा कमज़ोर है, पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं खाना चाहता। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण मतलब प्यास भरी नजरों से, तृष्णा प्यास को कहते हैं। तो उसको खाने की जो इच्छा, जो प्यास उनके मन में जग रही थी, वैसे आंखों से उन्होंने खीरे की चमकती फांकों को देखा, जिस पर नमक वगैरह छिड़क दिए जाने से वो उस पर थोड़ा पानी जैसा छूटने लगता है, तो वो चमक रहा था। तो उसको देखा, मतलब वो खाए जाने के लिए एकदम तैयार था। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। अब वो उन्होंने क्या किया सो देखिए उनकी हरकतें, कि खिड़की से बाहर देख करके जोर से श्वास लिया, ऐसे अब मैं खाऊंगा इसको, उसके लिए जैसे मैं मन बनाया उन्होंने। फिर खीरे की फांक को उठाकर होठों तक लाए यहाँ और उसको सूंघा ऐसे करके, जैसे कि, और उसके मतलब खुशबू से उन्होंने अपने, जैसे उनको बहुत आनंद मिल रहा हो, उन्होंने अपनी आंखें मूंद दी ऐसे सूंघते समय। पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। मुंह में जो पानी आया था उसको अंदर गले में उतर गया मानो वो घूंट। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, सूंघ लिया, आँख बंद कर लिया और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वासना से रसास्वादन का मतलब इच्छा, वासना का अर्थ होता है इच्छा। तो पूरी जो उनकी इच्छा थी, जो मनोयोग कह सकते हैं वहाँ, कि उससे वो उसका रसास्वादन करते थे, उसको सूंघते थे और अपनी इच्छा को तृप्त करते थे और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए, हाथ भी पोंछ लिया और होठ भी पोंछ लिया, जबकि खाया नहीं था। और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब ये जो क्रिया नवाब साहब ने की, इसके पीछे क्या मकसद था? तो यहाँ लेखक उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ही उनकी ओर देखा, जैसे देखो यह है खानदानी रईसों के खीरा खाने का तरीका। खीरा तो एक अपदार्थ वस्तु है, एक साधारण सी वस्तु है जिसको कहीं भी कोई भी लेके खा सकता है, बहुत सस्ता मिलता है वो, लेकिन उसको इस विशिष्ट तरीके से उन्होंने उपयोग में लाए, जैसे वो कह रहे हों कि देखो खीरा तो खीरा ही होता है, उसमें तो कोई विशेष किया नहीं जा सकता है उसके साथ कुछ। तो उसको जो खाने का तरीका है वो आम आदमी उसको चबा कर खाते हैं, और हम रईस हैं तो हम उसको सूंघ कर ही आनंद ले लेते हैं उसका। तो ये विशिष्टता वो ढूंढ लाए उस खीरे में, उनको और कोई उपाय दिखा नहीं नवाब साहब को, तो उन्होंने यही करके अपने आप को विशिष्ट बनाया। तो यहाँ पर वो व्यंग्य है कि कैसे पतनशील समाज मतलब जो अब नीचे की तरफ गिरता जा रहा था, सामंती वर्ग, उनकी सब कुछ, जो सब संपत्तियाँ थी, सब जो उनके सामर्थ्य थे, सबका क्षरण होता जा रहा था, वो कम होते जा रहे थे। और ऐसे में भी वो अपना पुराना रुतबा दिखाने के लिए क्या क्या बनावटीपन अपने जीवन में लाते थे। तो उसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की नवाब साहब ने, और ये अजीबोगरीब हरकत की, जिससे कि वो यह साबित कर सकें कि वो विशिष्ट हैं, वो आम आदमी नहीं है, वो कुछ खास है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब नवाब साहब ने ये सारा जो काम किया तो उससे मानो थक गए थे, तो वो उस बर्थ पर लेट गए और इन्होंने उनके सम्मान में अपना सिर झुका लिया कि देखिए ये है रईसों की नज़ाकत, नफासत और तहजीब, मतलब उनका तरीका ये है। ये व्यंग्य कर रहे हैं लेखक कि ये हमने भी उनके सम्मान में सिर झुका लिया, मतलब उनकी जो ड्रामेबाजी थी, उनकी जो नौटंकी थी, उसको देख करके लेखक ने सिर झुका लिया कि भाई धन्य है आप।
हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब लेखक सोच रहे हैं कि ये एक अलग तरह का तरीका है जिससे उसके सुगंध और स्वाद की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे पेट भर सकता है? वो पेट की जो भूख है, आमाशय में जो चीज़ों के जाने से जो भूख मिटती है, जो डाइजेशन सिस्टम काम करता है, क्या वो भी तृप्त हो सकता है? मतलब उसकी भी ज़रूरत पूरी हो सकती है? इस पर ये सोच रहे हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। इसी बीच नवाब साहब ने डकार भी ले लिया बिना खीरा खाए, जैसे पेट भरने के बाद डकार आता है, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, मतलब यह स्वादिष्ट तो होता है, लजीज मतलब स्वादिष्ट, लेकिन शकील बोलते हैं जो आसानी से नहीं पचने वाला, मतलब कड़ा होता है, गरिष्ठ होता है। तो वो कह रहे हैं कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। डकार लेने के बाद वो ये बात कहते हैं कि नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, मतलब पाचन शक्ति को ज़्यादा मेहनत करवाता है। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, पाचन क्रिया है, उसको उस पर वो बोझ की तरह है। वो चूँकि गरिष्ठ होता है तो पेट में जाकर के उस पर थोड़ा बोझ डाल देता है, ज़्यादा मेहनत करवाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो लेखक कह रहे हैं कि इनके ज्ञान चक्षु खुल गए, इनको मानो ज्ञान प्राप्त हो गया, और सोचा कि यही तो है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरे जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक सोच रहे हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरने का डकार आ सकता है, जो कि अंदर से आता है, तो फिर बिना पात्रों के कल्पना करके कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? काल्पनिक कहानियां भी बहुत सारी होती हैं जो हम पढ़ते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से, वहाँ नवाब साहब ने अपनी इच्छा की, खीरे को सूंघा, फेंका और मन में सोच लिया कि मेरा पेट भर गया, तो उनको डकार आ गया, तो फिर कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो इसमें दो बातें कही गई हैं। एक कि क्या बिना पात्रों के, बिना किसी घटनाक्रम के देखे या अनुभव किए कहानी लिखी जा सकती है? तो उसका उत्तर हुआ कि हाँ, लिखी जा सकती है। और दूसरी बात जो कही गई वो था, जो पतनशील सामंती वर्ग है, जिसका निरंतर पतन हो रहा है, जो चूंकि उसको काम करने की आदत नहीं थी, उसको अपने मेहनत से पैसे कमाने की आदत नहीं थी, धन अर्जन की आदत नहीं थी, वो तो खानदानी संपत्तियों पर रईसी करते थे, लोगों से टैक्स वसूलते थे, लगान, और उससे उनका जीवन चलता था। तो उनकी जब वो शक्तियाँ छिन गई, तब तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद कोई काम धंधा करना पड़ेगा, तब वो अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। तो वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको उसकी आदत नहीं थी। लेकिन वो अपना जो पुराना रुतबा था उन दिनों का, उसको जारी रखना चाहते थे, उसके लिए भले ही कुछ विचित्र ही क्यों ना करना पड़े। तो इस पर भी व्यंग्य किया गया है। तो ये दो बातें इस कहानी में उठाई गई हैं। इसको आप व्यंग्य भी कह सकते हैं, व्यंग्य ही कहिए, व्यंग्य ही है असल में। तो इस तरह से लखनवी अंदाज पाठ हमने पढ़ा। प्रश्नोत्तर वगैरह की बात हो चुकी थी पिछले बार, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें और क्या है। जैसे पाठ्येतर सक्रियता में कुछ कुछ दिया हुआ है कि केवला शौक फरमाएं, आधा वर्ग शौक फरमाएंगे, जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े। ये शिष्टाचार से जुड़े शब्द हैं। जैसे आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये लीजिए, तो आप कहते हैं नो थैंक्स, या नहीं जी नहीं धन्यवाद, मैं नहीं लूँगा, आप लें। तो इस तरह के शब्दों की सूची बनाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे जो भी शिष्टाचार सूचक कथन आपके समाज में बोला जाता है, उसकी सूची तैयार कीजिए। खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या वास्तव में खीरा अपच करता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पच अपच होना कई कारणों पर निर्भर करता है। बड़ों से बातचीत कर कारणों का पता लगाइए। यहाँ कहा गया कि खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है।
तो क्या वास्तव में खीरा पाचन शक्ति को कष्ट पहुंचाता है? इसके लिए आप अपने बड़ों से बात कीजिए। ऐसे खीरा को एक सुपाच्य भोजन माना जाता है। तो और भी जो पदार्थ हैं उनमें ऐसी क्या बातें होती है कि वो पचने में दिक्कत होता है या सुपाच्य होता है? इस पर अपने बड़ों से बात कीजिए और कारण का पता लगाइए। जैसे कोई भी चीज़ आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे आसानी से पच जाता है। चावल और रोटी जो आप खाते हैं वो सबसे आसानी से पच जाता है। फैट, प्रोटीन ये सब थोड़ा सा देर लगाता है पचने में। जो मांसाहार करते हैं उसको पचने में देर लगता है, या जो भी फैटी चीज़ें आप खाते हैं, तेल वाली चीज़ें, उसको पचने में ज़्यादा समय लगता है, उनको माना जाता है गरिष्ठ। उसी तरह से मैदा या और भी जो अलग चीज़ें हैं, मतलब चावल रोटी के अलावा जो चीज़ें हैं दूसरी, साबूदाना आसानी से पच जाता है, मूली आसानी से पचता है, ओल आसानी से पच जाता है, पपीता आसानी से पच जाता है। फल ज़्यादातर आसानी से ही पचते हैं। लेकिन जो तैलीय चीज़ें होती हैं जिनको हम छान के फ्राई करके खाते हैं, या फिर बाकी जो मांस मछली वगैरह है, उनमें थोड़ी दिक्कत होती है पचने, मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है सिस्टम को। पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था। फिर बाद में सत्यजीत राय ने इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। यह कहानी ढूंढकर पढ़ी और संभव हो तो फिल्म भी देखिए। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी। इसमें जो लोग दो नवाबी खानदान के दो लोग हैं जो आपस में शतरंज खेलते रहते हैं, और खेलते खेलते अंत तक इस बीच उनका सब कुछ, सब लोग बंदी बना लिए जाते हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो अंत में लड़के मर जाते हैं शतरंज खेलते खेलते। तो इस पर एक फिल्म भी बनी थी। सत्यजीत रे जो बहुत प्रसिद्ध निर्देशक थे, उनकी एक फिल्म थी। तो सब मिले कहीं तो देखिएगा। अब इसमें जो प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? आपने जो ये पाठ पढ़ा तो इसको आप और क्या शीर्षक दे सकते हैं? एक तो लखनवी अंदाज हो गया, सामंती शांत जैसा और भी कुछ आप सोच सकते हैं शीर्षक, तो आप सोचिएगा इसको। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनका उत्तर जानने के लिए आपको पाठ को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर आपको वहाँ दिखेंगे। ज़रूरत है बस आपको समझकर पढ़ने की। मैं और भी कुछ प्रश्न देखता हूँ अगर पाठ से अलग कुछ मिले। अब जैसे ये पूछा जा सकता है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक द्वारा सेकंड क्लास का टिकट ही खरीद लेने का कारण स्पष्ट कीजिए कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीद लिया। पहले उन्होंने कहा कि ये महंगा होता है, थोड़ी ही दूर जाना है, लेकिन फिर उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों खरीदा? वहाँ उन्होंने कहा सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। तो इसका कारण आपको स्पष्ट करना है कि वो एकांत चाहते थे। वो चाहते थे कि एकांत में बैठकर कुछ कहानी के बारे में सोचेंगे, नहीं प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए। इस तरह की बातें आपको स्पष्ट करना है। डिब्बा अनुमान के प्रतिकूल निर्जन क्यों नहीं था? लेखक ने अनुमान किया था कि इसमें तो महंगा होता है तो कोई चढ़ता नहीं है इतने कम दूरी के लिए, तो वो निर्जन होगा, मतलब उसमें कोई होगा नहीं। लेकिन इनके अनुमान के प्रतिकूल निर्जन क्यों नहीं था? तो इसमें नवाब साहब वाला कारण आपको लिखना है कि नवाब साहब भी ये सोचकर उसमें चढ़े होंगे कि उसमें कोई नहीं होगा और वो आराम से सफ़र भी कट जाएगा और समय काटने के लिए खीरा खरीद लिया था, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कोई आएगा नहीं तो कोई देखेगा नहीं खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाते हुए। तो ये सब कारण आप उसमें लिख सकते हैं।
हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। इस वाक्य में किस आत्मसम्मान की बात कही गई? तो ये वो स्थिति थी कि जब लेखक डिब्बे में जाते हैं तो वहाँ नवाब साहब पहले से बैठे होते हैं और उनकी तरफ से ऐसा कोई पहल नहीं होता है, ऐसी कोई पहल नहीं होती है जिससे लगता कि वो लेखक से मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में जब सामने बैठा व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, आपसे मेल जोल नहीं बढ़ाना चाह रहा है, तो एक आत्मसम्मान वहाँ अपने आप आ जाता है कि जब वो नहीं टोकना चाह रहा है तो मैं क्यों टोकूं। तो इसी आत्मसम्मान की बात यहाँ लेखक कर रहे हैं कि इन्होंने भी आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली कि जब वो मित्रता की इच्छा नहीं रखते हैं या मेल जोल बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते हैं तो मैं क्यों करूं। तो इसी आत्मसम्मान की यहाँ बात हो रही है। नवाब साहब द्वारा उन खीरों की फांकों को करीने से तौलिए पर सजाने का कारण बताइए। नवाब साहब सीधा खीरा को छीलते और काट के खा लेते या फेंकना था तो सूंघ के फेंक देते सीधा। तौलिए पर सजाने का क्या कारण रहा? वो अपनी विशिष्टता दिखाना चाहते थे कि नवाब जो भी करते हैं वो सलीके से करते हैं, एक तरीके से करते हैं। इस कारण से उसको उन्होंने पहले करीने से सजाया, फिर उस पर नमक मिर्च वगैरह बुरका होगा और फिर तब उसको उसकी आगे की जो क्रिया हुई सो किया। इसी तरह से इसमें और वे नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? गर्व से गुलाबी आंखें मतलब सचमुच में आंखें गुलाबी होना जरूरी नहीं है, हो सकता है मिर्ची पड़ गया हो आंख में तो गुलाबी हो गई, लेकिन यहाँ गर्व से गुलाबी आंखों की बात हो रही है, मतलब उसमें एक गर्व तैर रहा था कि देखो ये है नवाबों का तरीका। तो क्यों देखा? ये यहाँ स्पष्ट ही है कि जब उन्होंने ये सारी क्रिया कर ली तब उन्होंने लेखक को यह समझाने के लिए उधर देखा कि देखो ये है नवाबों का विशिष्ट तरीका। तो हम लोग सीधे खीरा खा लेते हो, हम लोग इसको सूंघ के ही इसका मजा ले लेते हैं और फेंक देते हैं। तो ये कारण रहा होगा। नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ व्यंग्य है कि नवाब होते हैं, उनको परिश्रम करने की आदत होती नहीं है, तो इस हल्के फुल्के काम से भी वो यह प्रदर्शित कर रहे थे कि देखो नवाब इतने छोटे परिश्रम से भी थक जाया करते हैं, इतने रईस होते हैं, इतने नाजुक होते हैं, इतने आराम पसंद उनकी ज़िंदगी होती है। तो यही स्पष्ट करने यही व्यंग्य इसमें निहित है, यह बात कहने में कि थक कर लेट गए कि नवाब को काम करने की आदत था, तो इस छोटे से परिश्रम से वो जैसे कि थक गए या वो दिखाना चाहते हैं कि वो थक गए। तो यही लेखक ने यहाँ कहने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल अगले पाठ की ओर चलेंगे। एक बार जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। दोबारा तिबारा भी हो गए, कुछ पाठ तो हमने तिबारा कर लिया, तो आशा है कि दिक्कत नहीं होगी आपको आगे। फिर उसके बाद हम लोग निबंध, विज्ञापन और जो भी चीज़ें बची हुई है, व्याकरण को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंत में करेंगे हम लोग, ताकि वो आपके परीक्षा के समय ताज़ा रहे। बाकी चीज़ें कर लेंगे, पहले निबंध वगैरह भी अभी बाकी है करना, तो ये एक बार ख़त्म करके फिर हम लोग निबंध और विज्ञापन का करेंगे, तब व्याकरण शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।